अजीब बात है ना कि हम अपनी यादों को कितना सच मान लेते हैं, जबकि यादें तो बस उस धूल की तरह होती है जो हवा चलने पर अपना रूप बदल लेती है। स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में, जहां आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी अपनी न हो, पर तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं एक हलचल जरूर पैदा करेगी। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या इंसान वाकई आजाद पैदा होता है या फिर वो उन ख्यालों की सलाखों के पीछे जन्म लेता है जो उसके परिवार ने सालों से खड़ी की होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऊंचे पहाड़ के साए में शुरू हुई, जहां दुनिया के कायदे कानून नहीं पहुंचते थे, जहां सिर्फ पिताजी की आवाज गूंजती थी। वो पहाड़ सिर्फ पत्थर का एक ढेर नहीं था, वो एक वजूद था जो हमें हर पल देख रहा था, हमें परख रहा था। बचपन में मुझे लगता था कि पूरी दुनिया बस उतनी ही है जितनी उस पहाड़ की चोटी से दिखती है, बाकी सब तो बस एक धोखा है, एक साजिश है जिससे हमें बचना है। मुझे याद है वो सर्द सुबह जब हवा हड्डियों तक को कंपा देती थी, पर पिताजी का मानना था कि आराम शरीर को सुस्त बना देता है। उनके लिए स्कूल जाना मतलब सरकार के बिछाए जाल में फंसना था, और अस्पताल जाना मतलब खुदा की मर्जी के खिलाफ जाना। हमारी दुनिया हमारी अपनी थी, जहां जड़ी बूटियां ही दवा थी और पिताजी के प्रवचन ही आखिरी सच। मेरे हाथ आज भी उन निशानों को नहीं भूले जो उस कबाड़ खाने में काम करते हुए मिले थे। लोहा, ढेर सारा लोहा जो धूप में तपता और सर्दियों में बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। पिताजी कहते थे कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो ये लोहा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर जब वो भारी मशीनें चलती थी और लोहे के टुकड़े हवा में गोलियों की तरह उड़ते थे, तब विश्वास और डर के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती थी। मुझे याद है एक बार जब मेरे बड़े भाई का हाथ उस मशीन में आते आते बचा था। पिताजी ने उसे डांटने के बजाय बस इतना कहा कि उसे अपनी एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। उनके लिए सुरक्षा के नियम इंसानों की कमजोरी थे और ततरा खुदा का इम्तिहान। हम उस पहाड़ पर सिर्फ रह नहीं रहे थे, हम एक आने वाली बड़ी तबाही की तैयारी कर रहे थे। पिताजी को यकीन था कि एक दिन दुनिया का ये सारा ढांचा गिर जाएगा, बिजली चली जाएगी, खाना खत्म हो जाएगा और सिर्फ वही बचेंगे जो अपनी जमीन से जुड़े होंगे। इसलिए हम महीनों का राशन जमा करते थे। आड़ू के सैकड़ों डिब्बे घर के तहखाने में भर दिए जाते थे। वो डिब्बे सिर्फ खाने के लिए नहीं थे, वो हमारे सर्वाइवल का प्रतीक थे। मेरी माँ, जो बहुत शांत स्वभाव की थी, सारा दिन उन बोतलों और डिब्बों के साथ बिताती, जड़ी बूटियों का अर्क निकालती, तेल बनाती। उनके हाथ हमेशा उस कड़वी महक से भरे रहते थे जो धीरे धीरे हमारे घर की पहचान बन गई थी। कभी कभी जब मैं आज के दौर के लड़कों को देखता हूं जो छोटी सी चोट लगने पर परेशान हो जाते हैं, तो मुझे अपनी वो जिंदगी याद आती है जहां खून बहना एक आम बात थी। अगर किसी को चोट लगती तो मां बस अपना वो जड़ी बूटियों का लेप लगा देती और कहती कि शरीर खुद को ठीक करना जानता है। हमें सिखाया गया था कि बाहरी दुनिया के लोग बहुत मासूम और गुमराह हैं, क्योंकि वो उन किताबों पर भरोसा करते हैं जो उन्हें सच से दूर ले जाती है। मेरे लिए एजुकेशन का मतलब वो नहीं था जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। मेरे लिए एजुकेशन का मतलब था ये जानना कि आंधी आने से पहले हवा का रुख कैसा होता है या फिर पहाड़ की ढलान पर पैर कैसे जमाना है। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन थी, एक ऐसी आवाज जो दबी हुई थी पर मरी नहीं थी। मैं अक्सर पहाड़ की चोटी पर बैठकर उस क्षितिज को देखता था जहां से सूरज निकलता था और सोचता था कि उस पार जो लोग रहते हैं, क्या वो वाकई इतने बुरे हैं? क्या उनकी जिंदगी वाकई एक साजिश है? पिताजी कहते थे कि जो लोग सरकार के स्कूलों में जाते हैं वो अपनी रूह बेच देते हैं। उनकी बातें पत्थर की लकीर होती थी, क्योंकि उनके पास हर सवाल का जवाब था। उनके चेहरे पर जो अटूट विश्वास झलकता था वो हमें डराता भी था और एक अजीब सा सुकून भी देता था कि हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। पर क्या सच में हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं थी? कभी कभी जब घर में कोई किताब गलती से आ जाती तो मैं उसे ऐसे छुपाकर
पढ़ता जैसे कोई गुनाह कर रहा हूं। वो शब्द, वो कहानियां, वो दुनिया जो उन पन्नों में बसी थी, वो मेरे पिताजी की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनमें तर्क था, उनमें सवाल थे, जबकि हमारे घर में सिर्फ आदेश थे। मुझे याद है एक बार मेरे एक भाई ने, जो थोड़ा बागी स्वभाव का था, कहा था कि वो शहर जाकर पढ़ना चाहता है। उस दिन पिताजी का गुस्सा उस पहाड़ के तूफान से भी भयानक था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम यहां से गए तो तुम हमारे नहीं रहोगे। उनके लिए वफादारी का मतलब था अपनी आंखों को बंद रखना और उनके नजरिए से दुनिया को देखना। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार और बंदिश के बीच की दूरी कितनी कम होती है। हम अपने परिवार से प्यार करते थे, पर क्या वो प्यार हमें बढ़ने की इजाजत देता था, या वो प्यार हमें उसी पहाड़ की चोटी पर बांधे रखने के लिए एक जंजीर था? मेरी मां अक्सर अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती थी, पर उनकी जुबान हमेशा पिताजी के पक्ष में ही खुलती थी। उन्होंने सालों तक अपने वजूद को उस कड़वे अर्क और उन बोतलों के पीछे छुपा लिया था। काम के दौरान जब हम पहाड़ के उस हिस्से पर होते थे जहां सन्नाटा होता था, तो मुझे लगता था कि पहाड़ मुझसे कुछ कह रहा है। वो सन्नाटा बड़ा भारी था, उसमें सालों की दबी हुई कहानियां थी। लोग हमें अजीब नजरों से देखते थे जब हम कभी शहर जाते थे। हमारे कपड़े, हमारी बातचीत का ढंग, हमारा हर चीज को शक की निगाह से देखना, ये सब हमें भीड़ से अलग कर देता था। पर पिताजी इसे हमारी जीत मानते थे। वो कहते थे कि तुम दुनिया में हो पर दुनिया के नहीं हो। लेकिन जब मैं उस उम्र में पहुंचा जहां खुद के फैसले लेने की हिम्मत जुटानी होती है, तब मुझे समझ आया कि बिना जाने किसी चीज को गलत कहना कितनी बड़ी नादानी है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, न इतिहास का, न विज्ञान का, न ही समाज के तौर तरीकों का। मेरा दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह था जिस पर सिर्फ एक ही इंसान की नक्काशी थी। ये एहसास कि आप अपनी ही उम्र के लोगों के बीच सबसे पीछे हैं, बड़ा ही तकलीफदेह होता है। पर उस तकलीफ में ही कहीं न कहीं बदलाव के बीज छिपे थे। मैंने गौर किया कि मेरे भाई भी चुपचाप अपनी राहें ढूंढ रहे थे। कोई संगीत में सुकून ढूंढ रहा था, तो कोई उन पुरानी मशीनों को ठीक करने में। वो कबाड़ खाना, वो पहाड़, वो जड़ी बूटियों की महक, ये सब मेरे वजूद का हिस्सा थे। पर क्या ये मेरा पूरा वजूद थे? अक्सर रात को जब पूरा घर सो जाता और सिर्फ पहाड़ के ऊपर से आती हवा की सायंसाएं सुनाई देती, तब मैं अपनी पुरानी डायरी निकालता। उसमें मैं वो बातें लिखता जो मैं किसी से कह नहीं सकता था। मैं लिखता कि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस पहाड़ के नीचे दबकर न रह जाऊं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी पहचान सिर्फ पिताजी की परछाई बनकर न रह जाए। वो डायरी ही मेरा पहला स्कूल थी, जहां मैंने खुद से सवाल करना सीखा। मैंने महसूस किया कि सच कभी एक तरफा नहीं होता। पिताजी का सच उनका अपना अनुभव था, पर क्या वो मेरा सच भी होना चाहिए? क्या वफादारी का मतलब खुद को मिटा देना है? इन सवालों के बीच मैं हर रोज एक नए इंसान में बदल रहा था। एक ऐसा इंसान जो अपने ही घर में अजनबी होता जा रहा था। मुझे पता था कि वो दिन दूर नहीं जब मुझे चुनना होगा, या तो वो पहाड़ जो मेरा घर था, या फिर वो दुनिया जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई थी, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे की सलाखों को महसूस करने लगी हो। मैंने गौर किया कि मेरे हाथ, जो कभी सिर्फ लोहे को काटने और मोड़ने के लिए बने थे, अब वो कलम पकड़ने के लिए बेताब थे। जब मैं पहाड़ की ढलानों पर चढ़ता, तो मेरा ध्यान अब रास्तों पर नहीं, बल्कि उन पत्थरों की बनावट और उन पेड़ों के पीछे के विज्ञान पर होता था। पिताजी की आवाज अब कानों में गूंजती तो थी, पर अब वो उतनी अटल नहीं लगती थी। कभी कभी उनके तर्क मुझे थोथे लगने लगते थे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। सालों की कंडीशनिंग को तोड़ना ऐसा ही था जैसे अपनी खाल उतारना। हर बार जब मैं कुछ नया सोचने की कोशिश करता, मुझे एक अजीब सा अपराध बोध घेर लेता। मुझे लगता कि मैं अपने परिवार के साथ गद्दारी कर रहा हूं।
मैं उस विश्वास को तोड़ रहा हूं जिसने हमें इतने सालों तक बचाकर रखा था। पर क्या वो वाकई बचाव था, या वो एक मानसिक जेल थी जहां बाहर की रोशनी को अंदर आने की मनाही थी? मां की वो दवाइयां जो हर घाव को भरने का दावा करती थी, क्या वो मेरे मन के इन घावों को भी भर सकती थी? सवाल बहुत थे और जवाब ढूंढने के लिए मुझे उस पहाड़ की सीमा से बाहर जाना ही था। मैंने देखा है कि कैसे एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं। मेरे भाइयों के बीच भी एक अजीब सी तनातनी रहती थी। कोई पिताजी का अक्स था तो कोई अपनी अलग पहचान के लिए छटपटा रहा था। उस कबाड़ खाने की आवाजों के बीच जहां भारी लोहा टकराता था, हमारी अपनी आवाजें कहीं खो जाती थी। वहां सिर्फ शोर था और उस शोर में ही हमने जीना सीखा था। लेकिन अब मुझे उस सन्नाटे की तलाश थी जहां मैं अपनी खुद की आवाज सुन सकूं। वो आवाज जो मुझे बार बार कह रही थी कि तुम्हारी मंजिल ये कबाड़ और ये पहाड़ नहीं है। तुम्हें जानना होगा कि ये दुनिया कैसे चलती है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने जो कहानियां तुम्हें सुनाई हैं, उनमें कितना सच है और कितना डर। डर एक बहुत बड़ा हथियार होता है और पिताजी ने उस हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया था। उन्होंने हमें दुनिया से इतना डरा दिया था कि हमें अपनी ये महफूज दुनिया ही स्वर्ग लगने लगी थी। पर अब वो डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रहा था। और जिज्ञासा वो आग है जिसे अगर एक बार हवा मिल जाए तो वो पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। मेरा पुराना वजूद अब उसी राख की ओर बढ़ रहा था ताकि वहां से एक नया मैं जन्म ले सके। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस पहले हिस्से में मैंने बस उस नींव की बात की है जिस पर मेरा बचपन खड़ा था। एक ऐसी नींव जो मजबूत तो बहुत थी पर जिसमें सांस लेने की जगह नहीं थी। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है, जहां यह संघर्ष घर की दीवारों से निकलकर किताबों के पन्नों तक पहुंचता है। लेकिन फिलहाल मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपनी जड़ों को पहचानना जरूरी है, पर उन जड़ों को अपनी बेड़ियां मत बनने दो। पहाड़ वही खड़ा रहता है, पर इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक मामूली सा कदम मुझे उस दुनिया में ले गया जहां हर बात का एक अलग मतलब था, जहां सच के कई रंग थे। तब तक के लिए बस ये सोचो कि तुम्हारी अपनी यादें तुम्हें क्या बता रही है। वो तुम्हारी अपनी है या किसी और की आवाज का शोर। इस कहानी के बहाव में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। शांत रहो, सोचो और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर भी एक पहाड़ है जिसे तुम्हें पार करना है। अगले भाग में मिलते हैं, जहां ये तलाश एक नया मोड़ लेगी। वो पहाड़ जिसे हम अपना रक्षक मानते थे, कभी कभी मुझे लगने लगा था कि वो हमें निगलने की फिराक में है। पिताजी कहते थे कि पहाड़ की अपनी रूह होती है, पर मुझे उस रूह में अब एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। काम का दबाव बढ़ता जा रहा था। कबाड़ खाने में वो भारी मशीनें अब और भी ज्यादा शोर करने लगी थी। 10 शेयर, 20 शेयर, एक ऐसी मशीन जो लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को ऐसे काट देती थी जैसे वो कागज हो। पिताजी चाहते थे कि मैं उस मशीन पर काम करना सीखूं। मेरे लिए वो मशीन महज लोहा नहीं थी, वो एक दानव था जो किसी भी पल मेरी उंगली या मेरा हाथ चबा सकता था। पर हमारे घर में डर को कमजोरी माना जाता था। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका खुदा पर यकीन कम है। कितनी अजीब बात है ना कि हम अपनी सुरक्षा को खुदा के भरोसे छोड़ देते थे और अपनी लापरवाही को ईमान का नाम दे देते थे। मुझे याद है वो दोपहर जब सूरज बिल्कुल सिर पर था और मशीन की गर्मी से आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पिताजी चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, तबाही आने वाली है, हमें तैयार रहना है। उनके लिए वो तबाही एक हकीकत थी जो कल भी आ सकती थी, और मेरे लिए वो तबाही हर रोज उस कबाड़ खाने में घट रही थी। उन्हीं दिनों मेरे बड़े भाई ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने पिताजी से कहा कि वो पढ़ना चाहता है, वो कॉलेज जाना चाहता है। उस रात घर में जो सन्नाटा था वो आज भी मेरी रूह में बसा हुआ है।
पिताजी ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उन्होंने कहा, वहां जाकर तुम अपनी आजादी खो दोगे, वो तुम्हें रोबोट बना देंगे। पर मेरा भाई नहीं माना। जब वो गया तो अपने पीछे कुछ किताबें छोड़ गया। वो किताबें मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मैंने उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखा था। रात को जब सब सो जाते तो मैं टॉर्च की मध्यम रोशनी में उन पन्नों को पलटता था। मुझे आज भी याद है वो पहली बार जब मैंने अलजेब्रा का शब्द पढ़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी भाषा के मंत्र पढ़ रहा हूं। मैंने कभी स्कूल की सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि एक क्लासरूम कैसा दिखता है। मेरे लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ वही था जो पिताजी ने सिखाया था। पर उन किताबों के अक्षरों में एक ऐसी कशिश थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे वो कह रहे हो कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई गई है। कभी कभी जब मैं उस भारी लोहे को उठाकर ट्रक में डालता था तो मेरा दिमाग उन किताबों के सवालों में उलझा रहता था। पिताजी मुझे देखते और कहते, तुम यहां नहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहां है? मैं कैसे बताता कि मेरा ध्यान उस दुनिया में है जिसके बारे में उन्होंने हमेशा मुझे डराया था। एक बार कबाड़ खाने में काम करते हुए एक भारी लोहे की प्लेट मेरे पैर पर गिर गई। दर्द इतना था कि मेरी चीख निकल गई। पिताजी पास आए। उन्होंने मेरे जख्म को देखा और बस इतना कहा, यह लोहे का एक सबक है, इसे याद रखना। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने के बारे में सोचा तक नहीं। मां ने वही पुराना जड़ी बूटियों का तेल लगाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैंने सोचा कि क्या वाकई खुदा चाहता है कि हम इस तरह दर्द सहें? क्या वाकई डॉक्टर और दवाइयां शैतान का रूप है? ये सवाल मेरे अंदर जहर की तरह फैल रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर तो यहां पहाड़ पर है, पर मेरी रूह उस आजादी की तलाश में निकल पड़ी है जो सिर्फ जानकारी से आती है। घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। मां, जो कभी पिताजी की हर बात पर सर झुकाती थी, अब अपनी जड़ी बूटियों के बिजनेस में इतनी मशगूल हो गई थी कि उसके पास हमसे बात करने का वक्त भी नहीं था। वो अब एक ऐसी एलर बन गई थी जिसके पास दूर दूर से लोग आते थे। पिताजी को इस बात पर बड़ा गर्व था। उन्हें लगता था कि ये खुदा का करिश्मा है। पर मुझे दिखता था कि मां कितनी थक चुकी है। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक अब गायब थी। उसकी जगह एक थका हुआ खालीपन आ गया था। मुझे लगने लगा था कि हम सब एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसके नियम पिताजी ने बनाए हैं और हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरा दूसरा भाई, जो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, अब अक्सर मुझ पर हाथ उठा देता था। घर में हिंसा एक मामूली बात बन गई थी। पिताजी उसे अनुशासन कहते थे और मां उसे भाई का प्यार। पर मैं जानता था कि वो प्यार नहीं था, वो बस एक घुटन थी जो गुस्से के रूप में बाहर निकल रही थी। एक शाम मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी मां से पूछा, क्या मैं भी कॉलेज जा सकता हूं? मां ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई जोक सुनाया हो। उन्होंने कहा, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास यहां सब कुछ है। उनकी उस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मुझे समझ आया कि यहां कोई भी मुझे नहीं समझेगा। अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे खुद ही रास्ता बनाना होगा। मैंने उन पुरानी किताबों से पढ़ना शुरू किया। मुझे हिस्ट्री और साइंस के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ये किसी कहानी की किताब का हिस्सा है। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतनी बड़ी घटनाएं घट चुकी है। मेरे लिए तो इतिहास सिर्फ वही था जो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाया था। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अनजान हूं। मुझे अपनी अज्ञानता पर शर्म आने लगी। ये शर्म ही थी जिसने मुझे और ज्यादा पढ़ने के लिए मजबूर किया। मेरे हाथ, जो कभी सिर्फ लोहे के साथ कुश्ती लड़ते थे, अब वो पेन चलाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी लिखावट बहुत खराब थी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह।
पर हर अक्षर जो मैं लिखता था वो मुझे उस पहाड़ से दूर ले जा रहा था। मैंने छुपकर एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू की। मुझे नहीं पता था कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, पर मुझे इतना पता था कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं इसी कबाड़ खाने में एक दिन खत्म हो जाऊंगा। पिताजी का मुझ पर शक बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि मैं उनके रास्ते से भटक रहा हूं। वो अक्सर मुझे आधुनिक दुनिया के खतरों के बारे में घंटों प्रवचन देते थे। वो कहते थे कि बाहर की दुनिया में सिर्फ झूठ और फरेब है, पर मैं सोचता था कि क्या ये घर जहां मुझे हर पल डर में रहना पड़ता है, क्या ये सच है? क्या वो हिंसा जिसे हम प्यार कहते हैं वो सच है? एक दिन पिताजी ने मुझे एक बहुत ही खतरनाक काम करने को कहा। कबाड़ खाने की एक बड़ी मशीन के ऊपर चढ़कर उसे साफ करना था। वो जगह बहुत ऊंची थी और हवा तेज चल रही थी। मेरा पैर फिसला और मैं गिरते गिरते बचा। जब मैं नीचे उतरा तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। पिताजी हंसने लगे और बोले, तुम बहुत डरपोक हो गए हो। उस दिन मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे बस यकीन हो गया कि अब मुझे यहां से जाना ही होगा। ये पहाड़, ये कबाड़ खाना, ये पिताजी की बातें, ये सब अब मुझे कैद लग रही थी। मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस एग्जाम में बैठूंगा। मैंने अपनी मेहनत से बचाए हुए कुछ पैसे निकाले और शहर जाने का फैसला किया। वो रात जब मैं अपना छोटा सा बैग पैक कर रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे अपने मां बाप से नफरत नहीं थी, मुझे बस उस जिंदगी से नफरत थी जो उन्होंने मेरे लिए चुनी थी। मुझे अपनी खुद की जिंदगी चुननी थी। सुबह के धुंधलके में जब सब सो रहे थे, मैं घर से निकला। उस पहाड़ की चोटी पर सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था कि पीछे मुड़ने का मतलब है वापस उसी जेल में चले जाना। रास्ता लंबा था और अनजान भी, पर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून था। मुझे लग रहा था कि पहली बार मैं अपनी मर्जी से सांस ले रहा हूं। जब मैं पहली बार शहर पहुंचा तो मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगा। इतनी भीड़, इतनी आवाजें, इतने सारे लोग, मैं बिल्कुल घबरा गया था। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हूं। लोगों के बात करने का तरीका, उनके कपड़े, उनका एक दूसरे को देखने का अंदाजा, सब कुछ मेरे लिए नया था। मैं एक ऐसी दुनिया से आया था जहां सिर्फ एक ही आवाज सुनी जाती थी, और यहां तो आवाजों का समंदर था। मैंने उस एग्जाम के सेंटर का पता पूछा। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं। शायद मेरे चेहरे पर वो पहाड़ी सन्नाटा अभी भी साफ झलक रहा था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं उस कमरे में पहुंचा जहां परीक्षा होनी थी। जब मेरे सामने वो पेपर आया तो मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मुझे लगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, पर फिर मुझे वो कबाड़ खाना याद आया, वो लोहे की मशीनें याद आई और पिताजी की वो बातें याद आई। मैंने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था, सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि मेरी हिम्मत का। मुझे लगा जैसे मैं अपनी आजादी का दस्तावेज लिख रहा हूं। हर सवाल के साथ मैं उस पहाड़ की परछाई से दूर होता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि नतीजा क्या होगा, पर उस पल में मैं खुद को एजुकेटेड महसूस कर रहा था, क्योंकि मैंने अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया था और उसे बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। शहर की उस पहली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहां हूं। वो पहाड़ का सन्नाटा गायब था और उसकी जगह गाड़ियों के हॉर्न और लोगों के शोर ने ले ली थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हूं, जहां हवा की महक भी अलग है। मेरा कमरा, जिसे मैं अपना कहने की कोशिश कर रहा था, बहुत छोटा था, पर वहां की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती थी। मुझे आदत थी मीलों तक फैले आसमान और खुले कबाड़ खाने की, और यहां मैं एक बंद डिब्बे में बंद था। जब मैं पहली बार अपनी क्लास में पहुंचा
तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। हजारों लड़के लड़कियां सब इतने आत्मविश्वास से भरे हुए जैसे उन्हें दुनिया का हर राज पता हो, और मैं वहां खड़ा था जैसे कोई आदिमानव पहली बार किसी मॉडर्न मॉल में घुस आया हो। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि सिलेबस क्या होता है या क्लास में नोट्स कैसे लेते हैं। मैं बस उन सबको देखता रहता और सोचता कि क्या इन सबको पता है कि मैं एक ऐसे घर से आया हूं जहां अस्पताल जाना पाप समझा जाता है। क्या इन्हें पता है कि मैंने अपनी आधी जिंदगी लोहे के टुकड़े बटोरने में बिताई है। वो पहला लेक्चर मुझे आज भी याद है। प्रोफेसर कुछ बोल रहे थे और मैं बस उनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक शब्द आया, हॉलोकॉस्ट। पूरी क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया, जैसे कोई बहुत बड़ी बात कह दी गई हो। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया, बिल्कुल मासूमियत से, और पूछा, प्रोफेसर, ये शब्द क्या है? इसका मतलब क्या होता है? उस पल जो खामोशी वहां छाई, वो उस पहाड़ की सबसे सर्द रात से भी ज्यादा ठंडी थी। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत ही भद्दा मजाक किया हो। प्रोफेसर का चेहरा लाल हो गया। उन्हें लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं। उन्हें लगा कि दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जिसे इस महान त्रासदी के बारे में न पता हो। पर सच तो यह था कि मुझे वाकई नहीं पता था। मेरे घर में इतिहास की किताबें नहीं थी। वहां सिर्फ पिताजी के डर और उनके प्रवचन थे। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ पीछे नहीं हूं, मैं तो किसी और सदी में जी रहा था। मुझे अपनी अज्ञानता पर इतना दुख हुआ कि मैं क्लास खत्म होते ही लाइब्रेरी की ओर भागा। लाइब्रेरी, वो मेरे लिए एक जादुई जगह थी। हजारों किताबें, हजारों आवाजें जो सालों से दबी हुई थी। मैंने वो किताबें ढूंढना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे समझ आया कि पिताजी ने जो हमें बताया था वो सच का एक बहुत ही छोटा और मुड़ा तोड़ा हिस्सा था। उन्होंने हमें दुनिया से डराने के लिए कहानियां गढ़ी थी, लेकिन उन किताबों में दर्द भी था और उम्मीद भी। मैंने जाना कि दुनिया ने कितनी मुश्किलें झेली हैं और इंसान ने कैसे अपनी समझ से उन मुश्किलों को पार किया है। पर यह सब जानना आसान नहीं था। हर नई जानकारी मेरे पुराने विश्वासों पर चोट करती थी। मेरा दिमाग एक युद्ध का मैदान बन गया था। एक तरफ पिताजी की गूंजती हुई आवाज थी जो कह रही थी कि ये सब झूठ है, ये सब गुमराह करने के तरीके हैं, और दूसरी तरफ वो सफेद पन्ने थे जो मुझे हकीकत दिखा रहे थे। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं सोचता था कि अगर पिताजी गलत हैं, तो क्या मेरा पूरा बचपन एक धोखा था? क्या वो पहाड़, वो जड़ी बूटियां, वो तबाही की तैयारी सब महज एक वहम था? मेरे रूममेट्स के साथ तालमेल बिठाना एक अलग ही सर्कस था। उन्हें लगता था कि मैं बहुत ही अजीब, वियर्ड हूं। मैं कभी साबुन का इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब शरीर को कमजोर करने के केमिकल्स हैं। मैं अपने कपड़े महीनों तक नहीं धोता था क्योंकि कबाड़ खाने में गंदगी एक मेडल की तरह होती थी। जब मेरी रूममेट ने मुझसे कहा कि मेरा कमरा महक रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि वो मुझे नीचा दिखा रही है। पर धीरे धीरे मैंने गौर किया कि यहाँ के नियम अलग हैं। सफाई सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान भी है। मैंने पहली बार टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया, पहली बार शैम्पू की खुशबू महसूस की। ये छोटी छोटी चीजें मुझे एक अजीब सा अपराधी महसूस कराती थी। मुझे लगता था कि मैं अपनी जड़ों से कट रहा हूं, कि मैं उस पहाड़ी लड़के को मार रहा हूं जो कभी लोहे से खेलता था। पर असली परीक्षा तब हुई जब मैं बीमार पड़ा। मुझे इतना तेज बुखार था कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मेरे कान में भयानक दर्द था, जैसे कोई गर्म सुई चुभा रहा हो। मेरी रूममेट ने मुझे एक सफेद गोली दी, इबुप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई जहर हो। पिताजी ने हमेशा कहा था कि ये दवाइयां हमारी रूह को गंदा करती हैं, कि हमें सिर्फ कुदरती इलाज पर भरोसा करना चाहिए। मैंने वो गोली लेने से मना कर दिया,
पूरी रात मैं दर्द से तड़पता रहा। मां के उन तेलों और जड़ी बूटियों को याद करता रहा जो अब मेरे पास नहीं थी। मैं रो रहा था पर दवा नहीं ले रहा था। सुबह तक मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। तब मैंने कांपते हाथों से वो गोली उठाई और उसे निगल लिया। उस एक गोली को निगलना मेरे लिए पिताजी के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। मुझे लगा कि अब आसमान फटेगा और खुदा मुझे सजा देगा। पर जानते हो क्या हुआ? कुछ नहीं फटा। बस आधे घंटे बाद मेरा दर्द कम होने लगा। वो सुकून, वो जो शांति मुझे मिली, उसने मुझे डरा दिया। क्या खुदा का रास्ता इतना दर्दनाक था और ये शैतानी दवा इतनी रहमदिल? उस दिन मैंने सीखा कि फेथ और फैनेटिसिज्म के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ा, मेरी दोस्ती किताबों से गहरी होती गई, पर घर का खिंचाव कम नहीं हुआ था। पिताजी अक्सर फोन करते थे। उनकी आवाज में वही पुराना रौब था, पर अब उसमें थोड़ी फिक्र भी झलकती थी। वो मुझसे पूछते, क्या तुम अभी भी हमारे नियमों को मान रहे हो? क्या तुम उस गंदी दुनिया का हिस्सा तो नहीं बन गए? मैं उनसे झूठ बोलता। मैं कहता कि हां, मैं वही पुराना बेटा हूं, पर अंदर ही अंदर मैं बदल चुका था। मुझे अब पहाड़ की याद तो आती थी, पर उस डर की नहीं। मुझे मां के हाथों की खुशबू याद आती थी, पर उन कड़वे अर्क की नहीं। मुझे अपने भाई की याद आती थी, पर उसके गुस्से की नहीं। मेरा भाई, वो अक्सर फोन पर मुझे धमकता था। उसे लगता था कि मैं शहर जाकर बहुत बड़ा बन रहा हूं। एक बार उसने फोन पर मुझसे ऐसी बातें कही कि मेरा दिल बैठ गया। उसने कहा कि अगर मैं घर आया तो वो मुझे सबक सिखाएगा। वो गुस्सा, वो हिंसा, जिसे मैं कभी प्यार समझता था, अब मुझे वो सिर्फ एक बीमारी लगने लगी थी। कॉलेज की पढ़ाई मेरे लिए सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, वो खुद को फिर से गढ़ना था। मैंने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा परिवार ऐसा क्यों है। मुझे समझ आया कि पिताजी शायद एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ये एहसास कि जिसे मैं खुदा का आदेश मानता था, वो शायद एक बीमार दिमाग की उपज थी, मुझे तोड़ देने वाला था। पर इस जानकारी ने मुझे आजाद भी किया। अब मुझे समझ आया कि नधरत नहीं, बल्कि हमदर्दी की जरूरत है। लेकिन हमदर्दी का मतलब यह नहीं था कि मैं वापस जाकर उस दलदल में फंस जाऊं। मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी, एक ऐसा वजूद जो किसी के डर पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव पर टिका हो। मैंने छुप छुप कर लिखना शुरू किया, वो सब कुछ जो मैंने महसूस किया था, वो सब जो मैंने खोया था। मुझे अपनी आवाज मिलने लगी थी। एक दिन मेरे प्रोफेसर ने मेरा एक ऐसे पढ़ा और मुझसे पूछा, तुमने ये सब कहां से सीखा? तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। मैंने बस मुस्कुरा दिया। मैं उन्हें कैसे बताता कि ये गहराई उन गहरी खाइयों से आई है जहां मैं बचपन में गिरा था। ये गहराई उस गर्म लोहे से आई है जिसने मेरी त्वचा को जलाया था। मेरी एजुकेशन अब सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थी, वो हर उस बातचीत में थी जो मैं लोगों से कर रहा था, हर उस सवाल में थी जो मैं खुद से पूछ रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि असल शिक्षा वो नहीं है जो हमें जवाब दे, बल्कि वो है जो हमें सही सवाल करना सिखाए। एक रात जब मैं कैंपस के गार्डन में बैठा था, मैंने ऊपर देखा। तारे वैसे ही थे जैसे पहाड़ पर दिखते थे, पर अब वो मुझे डरा नहीं रहे थे। अब वो मुझे ये नहीं बता रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है। अब वो मुझे बता रहे थे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और मेरी हैसियत कितनी छोटी, पर फिर भी मेरा वजूद मायने रखता है। मुझे अपने उस पुराने सेल्फ पर हंसी आई जो सोचता था कि पहाड़ ही पूरी दुनिया है। अब मेरे सामने पूरा जहान था। चुनौतियां अभी भी थी, घर वापस जाने का डर अभी भी था, और वो अज्ञानता का साया भी पीछा कर रहा था। पर अब मेरे पास एक हथियार था,
मेरा दिमाग, माइंड, मैंने अपनी बुद्धि को पिताजी के हवाले करना बंद कर दिया था। यह सफर दर्दनाक था, बहुत कुछ पीछे छूट गया था, पर जो मिल रहा था वो अनमोल था। मुझे एहसास हुआ कि आजादी की कीमत अक्सर अकेलेपन से चुकानी पड़ती है, पर वो अकेलापन उस झूठी भीड़ से कहीं बेहतर है जो आपको अपनी ही आंखों पर पट्टी बांधने को मजबूर करे। जब मैं उस बड़े से जहाज में बैठकर समंदर पार जा रहा था तो मुझे लगा कि शायद अब वो पहाड़ मुझसे बहुत पीछे छूट गया है। पर जानते हो, यादें पीछा करना नहीं छोड़ती। वो तो तुम्हारे पासपोर्ट के पन्नों के बीच छुपकर तुम्हारे साथ सफर करती है। मैं एक ऐसे शहर पहुंचा जहां की इमारतें इतनी पुरानी थी कि उन्हें देखकर लगता था जैसे वो इतिहास की गवाह रही हों। वहां की यूनिवर्सिटी, वहां के बड़े बड़े हॉल्स और वो मखमली घास, सब कुछ इतना रॉयल था कि मुझे अपने हाथों की दरारें देखकर शर्म आने लगती थी। मुझे लगता था कि अगर यहां के लोगों को पता चल गया कि मैं एक स्क्रैपयार्ड से आया हूं तो वो शायद मुझे यहां से बाहर निकाल देंगे। पर यही तो मजा है ना कि शिक्षा आपको सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं सिखाती, वो आपको ये भी सिखाती है कि आप अपनी पहचान को कैसे फिर से गढ़ सकते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ गया था जहां मेरा मुकाबला बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही साए से था। वहां यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर अक्सर हिस्टोग्राफी की बात करते थे। वो कहते थे कि इतिहास वो नहीं है जो घट चुका है, बल्कि इतिहास वो है जिसे हम याद रखने के लिए चुनते हैं। ये बात मेरे दिल पर पत्थर की तरह लगी। मैंने सोचा कि क्या मेरा बचपन भी सिर्फ एक वर्जन था? क्या जो कुछ पिताजी ने मुझे बताया वो सिर्फ उनकी आंखों का सच था? मैंने उन महान विचारकों को पढ़ना शुरू किया जिन्होंने समाज और धर्म पर सवाल उठाए थे। हर पन्ने के साथ मुझे लग रहा था कि मैं अपने दिमाग की उन दीवारों को तोड़ रहा हूं जो पिताजी ने सालों पहले खड़ी की थी। लेकिन ये आजादी अपने साथ एक बहुत बड़ा बोझ लेकर आई थी, अकेलापन। जब मैं अपने साथियों को देखता था जो बड़ी आसानी से अपनी छुट्टियों की बातें करते थे, अपने माता पिता के साथ हंसी मजाक करते थे, तो मुझे एक अजीब सी चुभन होती थी। मेरे घर में छुट्टियां मतलब और ज्यादा काम, और मजाक मतलब किसी के ऊपर हावी होना था। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे मैंने गौर किया कि मेरी मेज पर एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें पहाड़ों के बारे में लिखा था। उसे पढ़ते ही मुझे उस मिट्टी की महक याद आ गई, वो सड़ी हुई आड़ू की गंध और वो ठंडी हवा। मुझे घर की बहुत याद आने लगी, पर वो घर अब मेरे लिए एक वॉरजोन बन चुका था। जब भी मैं मां को फोन करता, वो मुझसे पूछती कि बेटा, क्या तुम अभी भी अपनी रूह को बचा रहे हो? उनके लिए ये पढ़ाई लिखाई मेरी रूह का सौदा थी। पिताजी फोन पर अक्सर तबाही की बातें करते। वो कहते कि दुनिया में इल्यूमिनाटीज का राज होने वाला है और मुझे वापस आ जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आती थी, पर वो हंसी बहुत कड़वी थी। मुझे समझ आ रहा था कि उनके लिए सच वो है जिसे वो सच मानना चाहते हैं, चाहे उसके पीछे कोई तर्क हो या न हो। फिर एक बार जब मैं छुट्टियों में घर वापस गया तो सब कुछ बदल चुका था। मां का बिजनेस अब बहुत बड़ा हो गया था। उनके पास कई गाड़ियां थी और पिताजी ने एक बड़ा घर बनवा लिया था। पर उस अमीरी के पीछे वही पुराना डर और वही पुराना गुस्सा छिपा था। मेरा बड़ा भाई, जो हमेशा से हिंसक था, अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसे लगता था कि मैं पढ़ लिख कर बहुत अभिमानी हो गया हूं। एक रात डिनर की मेज पर उसने मुझ पर बहुत ही गंदा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि मैं अपनी जड़ों को भूल गया हूं और मैं एक होड़ की तरह व्यवहार कर रहा हूं क्योंकि मैं आजाद ख्यालों की बातें करता हूं। उस पल पिताजी खामोश रहे। उनकी वो खामोशी मुझे चीखने से ज्यादा दर्द दे रही थी। मां ने भी अपनी नजरें झुका ली। मुझे एहसास हुआ कि इस घर में सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। यहां सिर्फ एक इंसान की मर्जी चलती है। उस रात मैं अपनी डायरी लेकर पहाड़ की उस चोटी पर चला गया जहां मैं बचपन में बैठा करता था।
नीचे कबाड़ खाने की लाइटें जल रही थी। मुझे लगा जैसे वो लोहा मुझे पुकार रहा हो, पर अब मैं वो लड़का नहीं था जो लोहे के टुकड़ों से डरता था। अब मैं वो इंसान था जो शब्दों की ताकत को जानता था। मुझे समझ आया कि पिताजी ने हमें इसलिए डरा कर रखा था ताकि हम कभी सवाल न कर सके। अज्ञानता एक बहुत बड़ा कवच है, पर यह आपको सुरक्षित नहीं रखता, ये आपको बस दुनिया से काट देता है। मैंने तय किया कि अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। मैं अब दूसरों की यादों के साए में नहीं रहूंगा। जब मैं वापस यूनिवर्सिटी लौटा तो मेरा नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। मैंने एजुकेशन का असली मतलब समझा। यह सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, यह अपनी आवाज को ढूंढना था। प्रोफेसर अक्सर मुझसे पूछते कि तुम इतना गंभीर क्यों रहते हो। मैं कैसे बताता कि मैं दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो हर पल टूट रहा है। एक तरफ वो मखमली घास वाली दुनिया है जहां लॉजिक की बात होती है, और दूसरी तरफ वो ऊंचा पहाड़ है जहां फियर का राज है। मुझे उस पुल को पार करना ही था, चाहे पैर कितने ही क्यों न छिल जाए। वहां कॉलेज में एक मेंटोरा मिले जिन्होंने मुझे सिखाया कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, उसे छुपाओ मत। यह सुनकर मुझे एक अजीब सी राहत मिली। मैंने अपनी जिंदगी के उन अंधेरे कोनों के बारे में लिखना शुरू किया जिन्हें मैं अब तक पाप समझता था। मैंने लिखा कि कैसे एक बाप का प्यार एक जेल बन सकता है, कैसे एक मां की ममता खामोशी की चादर ओढ़ सकती है। जितना ज्यादा मैं लिखता उतना ही मुझे हल्का महसूस होता, जैसे वो लोहा जिसे मैंने सालों तक ढोया था अब पिघलकर शब्दों में बदल रहा था। लेकिन घर से रिश्ते और भी खराब होते गए। पिताजी ने घोषणा कर दी कि अगर मैं उनकी बातें नहीं मानूंगा तो मैं उनका बेटा नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई ने मेरे दिमाग में शैतान भर दिया है। मां ने भी मुझे फोन करके कहा कि बेटा, पिताजी सही कह रहे हैं, तुम बदल गए हो। हां, मैं बदल गया था, पर क्या बदलना गलत है? क्या एक बीज का पौधा बनना गद्दारी है? मुझे बहुत दुख हुआ, पर उस दुख में एक तरह की स्पष्टता थी। मुझे समझ आ गया था कि वफादारी और गुलामी के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। मैं अपने परिवार से प्यार करता था, पर मैं अपनी रूह को उनके डर के हवाले नहीं कर सकता था। कभी कभी रात को जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा होता तो मुझे लगता कि वो पहाड़ आज भी मुझे देख रहा है, पर अब वो मुझे डराता नहीं था। अब वो मुझे याद दिलाता था कि मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां तक जाना है। मैंने सीखा कि आप अपनी जड़ों को नहीं बदल सकते, पर आप उन जड़ों से खिलने वाले फूलों का रंग जरूर चुन सकते हैं। मेरी पढ़ाई अब सिर्फ इतिहास और दर्शन की नहीं थी, वो मेरे खुद के अस्तित्व की लड़ाई थी। मुझे यह साबित करना था कि एक इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा हो सकता है। अक्सर मुझे वो दिन याद आता था जब मैं कबाड़ खाने में जलते हुए लोहे की गंध के बीच खड़ा रहता था। उस गंध ने मुझे सिखाया था कि तपने के बाद ही लोहा मजबूत होता है। मेरी जिंदगी भी एक ऐसी ही भट्टी थी। पिताजी की बातें, भाई का गुस्सा, मां की खामोशी, ये सब उस आग की तरह थे जिसने मुझे तपाया। पर अब मैं पिघलने वाला नहीं था। अब मैं एक ऐसी मजबूत चीज बन चुका था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। मेरी शिक्षा मेरा वो आर्मोर बन चुकी थी जिसे पहनकर मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को माफ करना सीख लिया था। मैंने खुद को उस अपराधी एहसास से आजाद कर लिया था कि मैं एक बुरा बेटा हूं। मैं बुरा नहीं था, मैं बस जाग गया था। और जागे हुए इंसान के लिए वापस उस नींद में जाना नामुमकिन होता है जो उसे सपनों में नहीं बल्कि डरावनी हकीकतों में उलझा कर रखती है। सफर अभी जारी था और हर कदम मुझे उस असली मैं के करीब ले जा रहा था जिसका पहाड़ की परछाई से कोई लेना देना नहीं था। जब मैं कैम्ब्रिज की उन ठंडी गलियों में टहलता था तो अक्सर मुझे अपनी पुरानी यादों पर शक होने लगता था। क्या वाकई वो सब हुआ था
या मेरा दिमाग बस कहानियां बुन रहा था। वहां के लोग इतने सलीके से बात करते थे जैसे उनकी पूरी जिंदगी एक सजी हुई किताब हो। और मेरी जिंदगी उस कबाड़ खाने की तरह थी जहां हर चीज टूटी फूटी और बिखरी हुई थी। मुझे याद है जब मैंने अपनी पीएचडी की रिसर्च शुरू की तो मेरा विषय था इतिहास में पर्सपेक्टिव की अहमियत। कितनी विडंबना है ना कि मैं बाहर की दुनिया का इतिहास पढ़ रहा था जबकि मेरा अपना इतिहास धुंधला पड़ता जा रहा था। मेरे पास कोई पुरानी फोटो नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, बस मेरी धुंधली यादें थी। पिताजी कहते थे कि यादें खुदा की अमानत है, पर मुझे लगने लगा था कि यादें तो वो औजार है जिनसे हम खुद को बेवकूफ बनाते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मैं तुम्हें उस मंजर तक ले जाना चाहता हूं जहां एक इंसान को अपनी आंखों देखी सच्चाई और अपने खून के रिश्तों के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। एक बार फिर मुझे घर जाना पड़ा। इस बार लगा था कि शायद पढ़ाई ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि मैं उन पुराने जख्मों को झेल सकूं। पर घर पहुंचते ही वो पहाड़ फिर से मेरे ऊपर हावी होने लगा। मां अब पूरी तरह से एक अमीर बिजनेसवुमन बन चुकी थी, पर उनके घर के नियम अब भी वही पुराने थे। मेरा भाई, जिसे गुस्सा आने पर खुद पर काबू नहीं रहता था, अब और भी बेलगाम हो गया था। एक शाम उसने सबके सामने मुझ पर हमला किया। उसने मेरे बाल पकड़े और मुझे जमीन पर घसीटा। मेरा सिर उस ठंडे फर्श पर टकराया और उस पल मुझे अपना वो बचपन याद आ गया जब मैं लोहे की मशीनों से डरता था। पर इस बार दर्द से ज्यादा मुझे हैरानी इस बात की थी कि पिताजी और मां वही खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि पिताजी ने तो उसे और उकसाया। उनके लिए मैं अब एक बाहरी आउटसाइडर था, एक ऐसा दुश्मन जो उनकी छोटी सी सल्तनत को चुनौती दे रहा था। उस रात मैंने अपनी मां की आंखों में देखा। उम्मीद थी कि शायद वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएंगी, शायद वो कहेंगी कि बस बहुत हुआ। पर उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। उस पल मुझे समझ आया कि गैसलाइटिंग क्या होती है। जब आपके अपने लोग आपसे कहें कि जो आपने देखा वो झूठ है, जो आपने महसूस किया वो महज आपका वहम है। पिताजी ने कहा कि मुझ पर शैतान का साया है और मुझे शुद्ध क्लेंस करने की जरूरत है। उन्होंने मुझ पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े, जैसे वो मेरे अंदर से उस एजुकेशन को निकालना चाहते हो जिसने मुझे सवाल करना सिखाया था। उन्हें लगता था कि मेरी पढ़ाई मेरी रूह की बीमारी है। मैं वहां खड़ा कांप रहा था, पर मेरे अंदर की वो आवाज अब दबी हुई नहीं थी। वो आवाज कह रही थी, नहीं, ये गलत है। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। मैंने देखा कि वो कोई पैगंबर नहीं थे, वो बस एक डरे हुए इंसान थे जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनका वो विशाल पहाड़ अब मेरे सामने एक छोटे से टीले जैसा लगने लगा था। मुझे याद है जब मेरी एक बहन ने मुझे बताया था कि उसके साथ भी वही सब हुआ जो मेरे साथ हो रहा था। हमें लगा था कि हम दोनों मिलकर अपनी आवाज उठाएंगे, पर जब सच बोलने का वक्त आया तो वो पीछे हट गई। उसे लगा कि परिवार को खोने का डर उस सच से बड़ा है। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, मुझे बस गहरा दुख हुआ। हम एक ऐसी जंजीर में बंधे थे जहां सच बोलना गद्दारी माना जाता था। पिताजी ने पूरी फैमिली को मेरे खिलाफ कर दिया। उन्होंने सबको बताया कि मैं पागल हो गया हूं, कि मेरी पढ़ाई ने मुझे अपनों का दुश्मन बना दिया है। मेरे भाई बहन जो कभी मेरे साथ खेलते थे अब मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई अछूत हूं। ये अकेलापन उस पहाड़ की सबसे अंधेरी गुफा से भी ज्यादा डरावना था। पर इसी अकेलेपन ने मुझे वो ताकत दी जो मुझे कभी किसी क्लासरूम में नहीं मिली थी। मैंने महसूस किया कि लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ को सच मान लें। अपने परिवार से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके द्वारा दी गई तकलीफों को अपना नसीब समझ लें। मैंने उस रात अपना सामान पैक किया। कोई शोर नहीं,
कोई हंगामा नहीं, बस एक खामोश फैसला। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो मां ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, अगर तुम आज गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। उनकी आवाज में न ममता थी न दर्द, बस एक चेतावनी थी। मैंने उनसे बस इतना कहा, मां, मैं पहले ही बहुत दूर जा चुका हूं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा दिल पत्थर का हो गया है, पर वो पत्थर होना ही मेरा बचाव था। वापस शहर लौटकर मैं हफ्तों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मुझे लगता था कि शायद पिताजी सही थे, शायद मैं वाकई गुमराह हो गया हूं। जब आप अपने पूरे परिवार को खो देते हैं तो आपको अपनी पहचान भी खोई खोई सी लगती है। मैं कौन हूं? क्या मैं वो पहाड़ी लड़का हूं जो कबाड़ चुनता था, या मैं वो स्कॉलर हूं जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ता है? इन दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा मैं बीच में ही कहीं गिर जाऊंगा। पर तभी मुझे अपनी वो पुरानी डायरी मिली। उसमें मैंने वो सारी हिंसा, वो सारा डर और वो सारी छोटी छोटी खुशियां लिखी थी। उन पन्नों को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। सच वो है जो आपने जिया है। मेरी रिसर्च अब और भी गहरी हो गई। मैंने समझा कि कैसे फैमिली नैरेटिव हमें कैद कर लेते हैं। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो हमारे माता पिता हमें देखना चाहते हैं। पर एजुकेटेड होने का असली मतलब है उस नैरेटिव को तोड़कर अपना खुद का सच लिखना। ये रास्ता बहुत दर्दनाक है। इसमें आपको अपनों की नफरत झेलनी पड़ती है। आपको उस सुरक्षा कवच को छोड़ना पड़ता है जो आपको बचपन से मिला था। पर इस आजादी का स्वाद किसी भी डिग्री से बड़ा है। मैंने अपनी थीसिस पूरी की, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली, पर मेरे लिए वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। मेरी असली डिग्री वो थी जब मैंने आईने में देखकर खुद से कहा, मैं अब और नहीं डरता। अजीब बात है ना कि हम जिसे अपना घर कहते हैं, कभी कभी वही हमारी रूह का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पर घर इन पत्थर से नहीं, बल्कि उस समझ से बनता है जहां आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार किया जाए, न कि आपको बदलने के लिए मजबूर किया जाए। पिताजी की वो तबाही, डेज ऑफ अबॉमिनेशन, कभी नहीं आई जिसके लिए हम सालों तक तैयारी कर रहे थे। पर मेरी जिंदगी में वो तबाही आ चुकी थी और मैं उससे उबर भी चुका था। मैंने सीखा कि पुरानी यादों को दफनाना जरूरी नहीं है, बस उन्हें अपने वर्तमान पर हावी होने से रोकना जरूरी है। वो पहाड़ अब भी वहां खड़ा है, उसकी चोटी पर अब भी बर्फ गिरती होगी, पर अब वो मेरे सपनों में आकर मुझे डराता नहीं है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे उस छोटी बच्ची पर दया आती है जो सोचती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। काश मैं उसे बता पाता कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी उसे दिखाई गई थी। काश मैं उसे कह पाता कि एक दिन वो उन बड़े बड़े हॉलों में बैठेगी जहां लोग उसकी बातों को इज्जत से सुनेंगे। पर शायद उस दर्द के बिना ये मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं लगती। हमारी कमियां ही हमें इंसान बनाती है और हमारी हिम्मत ही हमें भीड़ से अलग करती है। मेरी आजादी की कीमत मेरा परिवार था और ये सौदा बहुत महंगा था। पर क्या मैं अपनी रूह को बचा सकता था अगर मैं वहां रुका रहता? शायद नहीं। कभी कभी हमें खुद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सफर का यह हिस्सा मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पर मुझे वापसी करनी भी नहीं थी। मुझे आगे बढ़ना था, उस रोशनी की ओर जो उन किताबों से निकल रही थी, उन नए रिश्तों की ओर जो मुझे बिना किसी शर्त के अपना रहे थे। ये सफर अब सिर्फ मेरा नहीं था, ये उन सबका था जो अपनी आवाज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और जानते हो सबसे सुखद एहसास क्या था? ये जानना कि मैं अब अकेला नहीं हूं। मेरी यादें अब मेरा बोझ नहीं, मेरा तजुर्बा बन चुकी थी। मुझे अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। मैं वो था जिसने खुद को शिक्षित किया था, न सिर्फ अक्षरों में बल्कि अपनी रूह की गहराई में भी। और ये शिक्षा ही मेरा आखिरी और सबसे मजबूत घर थी।
कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो मुझे वो पुराना लड़का नजर नहीं आता जो कबाड़ के ढेर में लोहे की तपिश सहता था। अब मेरी आंखों में एक अलग तरह की चमक है जिसे दुनिया कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कहती है, पर मैं जानता हूं कि ये महज आत्मविश्वास नहीं, ये एक गहरी आजादी का एहसास है। वो पहाड़ जो कभी मेरी पूरी कायनात हुआ करता था अब मेरी यादों के एक कोने में सिमट कर रह गया है। जानते हो, एजुकेशन का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि तुमने कितनी डिग्रियां हासिल की है या तुम्हें दुनिया के कितने नक्शे याद है। असल सबक तो वो है जो आपको ये सिखाता है कि आप अपनी पहचान, आइडेंटिटी को खुद चुन सकते हैं। पिताजी ने मुझे एक सांचे में ढालने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरी रूह पर अपने ख्यालों की मुहर लगा दी थी, पर शिक्षा ने मुझे वो औजार दिए जिनसे मैंने उस सांचे को तोड़ दिया। ये सफर आसान नहीं था। इसमें मैंने अपना घर खोया, अपनों का साथ खोया और कई बार तो ऐसा लगा कि मैंने खुद को भी खो दिया है। पर अंत में मुझे जो मिला वो किसी भी रिश्ते या जंजीर से कहीं ज्यादा कीमती था। वो था मेरा सवा सेल्फ। आज जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के उन बड़े हॉल्स में खड़ा होता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसे हर बात के लिए किसी और की इजाजत चाहिए। पिताजी अक्सर कहते थे कि बाहर की दुनिया आपको बदल देगी, वो आपके दिमाग में जहर भर देगी, पर हकीकत तो ये है कि बाहर की दुनिया ने मुझे सिर्फ आईना दिखाया। उसने मुझे बताया कि जिसे मैं सच समझता था वो महज एक इंसान का डर था। पिताजी का वो पहाड़ आज भी वही खड़ा है। शायद आज भी वहां आड़ू के डिब्बे जमा किए जा रहे होंगे, शायद आज भी वहां तबाही का इंतजार हो रहा होगा। पर मेरी तबाही तो तब हुई थी जब मैंने पहली बार सच बोलना सीखा था, और उस तबाही के मलबे से ही मेरा नया वजूद खड़ा हुआ। मां आज भी अपने उस बड़े साम्राज्य में खुश होंगी। उनके जड़ी बूटियों के तेल शायद हजारों लोगों का दर्द कम कर रहे होंगे, पर वो मेरा वो घाव कभी नहीं भर सकी जो खामोशी ने दिया था। मैंने अब उनसे कोई शिकायत करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि हर इंसान अपने ही नजरिए की जेल में बंद है। मुझे याद है वो शाम जब मैंने अपनी थीसिस पूरी की थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देख रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे कंधे से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है। वो बोझ उस कबाड़ खाने के लोहे का नहीं था, बल्कि उन उम्मीदों का था जिन्हें मैं सालों से ढो रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं वाकई एजुकेटेड हो गया हूं, और जवाब मिला कि हां, क्योंकि अब मुझे अपनी यादों पर किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी कमियों को स्वीकार करना सीख लिया था। मैंने ये मान लिया था कि मेरा परिवार जैसा भी था वो मेरा हिस्सा था, पर वो मेरा भविष्य नहीं था। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने घर की याद आती है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं कि मुझे उस घर की याद आती है जो मेरे ख्यालों में था, उस हकीकत की नहीं जहां हर पल एक युद्ध था। शिक्षा ने मुझे ये ताकत दी कि मैं अपने अतीत से नफरत न करूं, बल्कि उसे एक सबक की तरह देखूं। वो कबाड़ खाना, वो आग, वो पहाड़ी हवा, ये सब अब मेरे लिए सिर्फ शब्द बन गए हैं जिनका इस्तेमाल मैं अपनी कहानियां सुनाने के लिए करता हूं। मैंने सीखा है कि मेमोरी कितनी धोखेबाज हो सकती है। मेरे भाई शॉन की वो हिंसा, मां की वो चुप्पी, पिताजी का वो अटूट विश्वास, ये सब मेरे लिए अब एक अलग दुनिया का हिस्सा है। मैं अब उस दुनिया का नागरिक नहीं हूं। मैंने अपनी नागरिकता खुद चुनी है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं वापस न चला जाऊं, कहीं वो पहाड़ मुझे फिर से अपनी ओर न खींच ले। पर फिर मैं अपनी किताबों को देखता हूं, अपने लिखे हुए शब्दों को देखता हूं, और मुझे यकीन हो जाता है कि एक बार जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो आप फिर कभी अंधेरे में सुकून नहीं पा सकते। रोशनी कभी कभी आंखों को चुभती है, वो आपकी कमियों को उजागर कर देती है, पर वो आपको आजाद भी करती है।
माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मैंने तुम्हें अपनी रूह के उन कमरों में ले जाने की कोशिश की जहां अंधेरा बहुत गहरा था। पर आज मैं उस दरवाजे पर खड़ा हूं जहां से सिर्फ रोशनी दिखती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सबकी है जो अपनी सीमाओं को लांघने की हिम्मत रखते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल जाना नहीं है, इसका मतलब है अपने दिमाग की उन खिड़कियों को खोलना जो डर और अज्ञानता की वजह से बंद थी। मुझे अपने पिताजी से अब कोई नफरत नहीं है, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे उस आग में डाला, क्योंकि अगर मैं उस आग में नहीं तपता तो मैं कभी इतना मजबूत नहीं बनता। मेरा वजूद उस लोहे की तरह है जो बार बार पीटे जाने के बाद एक तलवार में बदल गया है। अब मैं उस तलवार से अपनी राह खुद बना सकता हूं। पहाड़ पर अब भी बर्फ गिर रही होगी और शायद पिताजी अब भी वहां बैठकर आसमान की ओर देखते होंगे, किसी तबाही का इंतजार करते हुए। पर मेरी दुनिया में तबाही नहीं, एक नया सवेरा है। मैंने अपने परिवार को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। और यही तो सबसे बड़ी जीत है ना, कि आप दुनिया को नहीं बल्कि अपने देखने के नजरिए को बदल सके। मेरे हाथ अब कोमल हो गए हैं, उन पर अब लोहे के निशान नहीं हैं, पर मेरी रूह पर वो निशान हमेशा रहेंगे। और मैं उन निशानों पर गर्व करता हूं, क्योंकि वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कहां से आया हूं। वो मुझे याद दिलाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक एजुकेटेड हिस्सा होता है जो बस बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। इस सफर के अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कभी भी खुद को कम मत समझना। तुम्हारी जड़ें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, तुम्हारी उड़ान का फैसला तुम्हारा अपना आसमान करता है। किताबों ने मुझे सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने मुझे एक नया पास्ट और एक नया फ्यूचर दिया। मैं अब उस बच्चे का बाप हूं जो कभी उस कबाड़ खाने में रोया था। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे पढ़ाया है और उसे ये यकीन दिलाया है कि वो दुनिया में कुछ भी बन सकता है। मेरी पथाई ने मुझे खुद का रचयिता, क्रिएटर बना दिया है और यही वो आखिरी मंजिल है जहां हर किसी को पहुंचना चाहिए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस दास्तां को सुनते हुए शायद तुम्हें भी अपनी जिंदगी के कुछ पहाड़ याद आए होंगे। उन पहाड़ों से डरो मत, उन्हें चढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारे पैर छिल जाए, हो सकता है तुम अकेले रह जाओ, पर जब तुम चोटी पर पहुंचोगे तो वहां से दिखने वाला नजारा तुम्हारी सारी थकान मिटा देगा। शांति, एक ऐसी शांति जो सिर्फ खुद को पहचानने के बाद आती है। अब मैं थक गया हूं, पर यह थकान सुकून वाली है। मेरी आंखों में अब कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक शांत स्पष्टता, क्लैरिटी है। मैंने अपनी जिंदगी की किताब का ये अध्याय पूरा कर लिया है और अब मैं तैयार हूं एक नई कहानी लिखने के लिए। एक ऐसी कहानी जहां मैं नायक हूं, जहां मैं लेखक हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखना, शिक्षा वो नहीं जो तुम्हें दूसरों जैसा बनाए, बल्कि वो है जो तुम्हें ये बता सके कि तुम खुद कौन हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी आवाज को कभी दबने मत देना और अपनी जिज्ञासा की आग को हमेशा जलाए रखना। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और मोड़ पर, जहां हम फिर से खुद को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि अंत में सिर्फ वही बचता है जो आपने अपने अंदर संजोया है। विदा।